कि देखो आईएएस जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है। ये भी निश्चित नहीं है कि जब लाखों लोग अपीयर करते हैं और 100-150 लोगों का सिलेक्शन होना होता है तो जो फेलियर रेट है वो बहुत ज्यादा है। 99.9% प्रैक्टिकली फेल हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट मत होइए। आईएएस आ जाता है तो ठीक है, आपको पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है तो आप करिए। आप विश्वास करेंगे अभिषेक कि कई सारे स्टेट्स जो हैं वो पेरेनियली डेफिसिट में रहते थे, वेज एंड मीन्स एडवांस में रहते थे। हमारे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में से पैसे नहीं निकालने देते थे। लोगों की शादियाँ हुआ करती थी, शादियों में के लिए भी अपने अपने पैसे से निकालना चाहें तो नहीं निकालने देते थे। फाइनेंस सेक्रेटरी के पास आके उसने बना रखा था कि भाई ये रेड ग्रीन ब्लू जोन्स, इस तरह से भाई ऐसा मामला हो तो फाइनेंस सेक्रेटरी परमिशन दे देगा अपने ही पैसे निकालने के लिए। दोज वर टेरिबल डेज। मिस्टर अशोक गहलोत जो कांग्रेस एंड हु वाज वेरी गंग हो गई, ही इज कमिंग बैक, ही गॉट स्कैर्ड कि अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो गई तो उसके चांसेस उनके आने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वसुंधरा राजे जी को ये लगा कि भाई ये ऑफिसर, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, कि ये ऑफिसर शायद वर्ल्ड बैंक में इनमें जाने की पीछे पीछे कोशिश कर रहा है। अच्छा, राइट, ऐसा उनको शक हुआ। राइट, वो फिर और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ गई। तो जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और उनको ये लगा तो वो कई बार जो रिवेंज किस्म का एक एटीट्यूड आता है कि आई मस्ट शो हिम हिज प्लेस और व्हाटएवर, तो उन्होंने ये तय किया कि भाई ये अब राजस्थान में नहीं रहेगा ये अफसर। आपने कहा कि अभी ठीक कर रही हैं, अभी बहुत ठीक नहीं हो रहा है। राइट, 6% की ग्रोथ को अगर आप लेके चलें तो आप 6% की ग्रोथ से हिंदुस्तान बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। रेलवेज में इतना सारा इन्वेस्टमेंट, 7-8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आप देखते हैं कि रेलवेज में पैसेंजर की संख्या ही नहीं बढ़ रही 2019 से। आप कई ऐसे लॉस मेकिंग एरियाज में पैसा कमा रहे हैं। BSNL, MTNL को आपने 3 लाख करोड़ रुपए दिए और उसमें उनकी तो फिर भी उनकी सब्सक्राइबर की गिरावट वगैरह आ रही है। तो यू वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस समय जो मुझे दिख रहा है मोदी 3.0 में, अब तो रिफॉर्म की जगह डिफॉर्म शुरू हो रहा है। राइट, जो नया इकोनॉमी देखिए आने वाले समय में इट्स द न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। बिल्कुल, जो मैटर करती हैं आपकी कंप्यूटर्स, आपके सेमीकंडक्टर्स, आपके चिप्स, आपके सोलर, आपके वेफर्स, आपके क्रिप्टोज, आपके गेमिंग, ये जो है न्यू सेक्टर, ये आपके आने वाली समय की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल स्ट्रेंथ है। बट हमने क्रिप्टोज किल कर दिया देश में लिटरली। अब ये ऑनलाइन गेमिंग को भी हम करने जा रहे हैं। राइट, कोई पब्लिक सेक्टर का रिफॉर्म्स कहीं नहीं हुआ। तो 5-6% देश में ग्रोथ होगी तो उसको कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या कोई अचीवमेंट नहीं मान लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका किताबी बातों पे। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। दोस्तों, मेरे आज के गेस्ट हैं सुभाष चंद्र गर्ग, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो भारत के वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अभिषेक, प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सर। सुभाष जी एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं और एक बहुत ही प्रोलिफिक ऑथर हैं। अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री में और भी कई मिनिस्ट्रीज में 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखे हुए सुभाष जी ने कई बेहतरीन किताबें लिखी हैं, लेकिन आज हम उनकी बात करेंगे सबसे ज्यादा उनकी लेटेस्ट बुक नो मिनिस्टर के बारे में। सुभाष सर, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा, आपने कई किताबें लिखी, इससे पहले अर्थव्यवस्था में भी। इस बार आपने लिखी नो मिनिस्टर, जिसमें आपने अपने निजी अनुभव साझा करे। और मैंने देखा कि इस किताब के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट ये पता चलता है कि आईएएस अधिकारी वास्तव में डे टू डे बेसिस पे अपनी जॉब में क्या करता है, किस तरह से वो वास्तव में देश को चलाने में उसका सरकार का क्या रोल है, दिन ब दिन किस तरह से आप मिनिस्टर से डील करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो समझने के लिए मैं कहूँगा एक बहुत ही बेहतरीन किताब मुझे लगी। लेकिन मेरा एक सवाल जो सबसे पहला आया था, वो किताब की शुरुआत में ही आपने जब ये बुक डेडिकेट करी, सबसे पहले अपनी वाइफ को, अंजलि जी को आपने लिखा, टू माई वाइफ सोलमेट एंड स्ट्रेंथ अंजलि, टू माई सन्स श्रेय एंड ध्रुव, who having seen nothing extraordinary in my life decided not to pursue a career in IAS.
एक लेमैन के तौर पर जब मैं एक आईएएस का जीवन देखता हूं, और क्योंकि हम शुरू से सुनते आए थे कि ये भारत में बेस्ट करियर है, आप सरकारी दामाद बन जाते हैं, आपकी ऐश की जिंदगी हो जाती है अगर एक बार आईएएस बन गए। आपने 3 दशकों से ज्यादा आईएएस में बिताए और आज आपके बच्चे, जैसा आपने कहा कि दे सी नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो ये कैसे? अभिषेक, एक्सप्रेशन जो यूज मैंने किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट वॉज ए ग्रेट लाइफ, आई मस्ट से, एज फार एज आई एम कंसर्न। मेरे लिए जितनी मुझे काम करने का मौका मिला, जिस तरह के चैलेंजेस मैंने देखे, जिस तरह की पोस्टिंग्स सबसे नीचे सब डिवीज़न लेवल से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, जिस वैरायटी का काम मुझे करने को मिला, फाइनेंस से लेके एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इट वाज टू मी प्रोफेशनली, इट कुडंट हैव बीन बेटर। इससे बढ़िया मैंने ज़्यादा डीएम का काम नहीं किया, कलेक्टर का काम नहीं किया, मुझे एक ही पोस्टिंग मिली, बट उसकी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सो किसी भी पोस्टिंग्स के और प्रोफेशनल नज़रिए से अगर देखें तो मेरे लिए इससे बेहतर कैरियर नहीं हो सकता था। मुझे बहुत मौका मिला एंड पूरी ज़िंदगी में आई एंजॉयड, और मुझे इस बात का भी बहुत मौका मिला कि हर जगह छोटी से छोटी पोस्टिंग एसडीओ से लेके बाद तक मैं बहुत कई सारे एक्सपेरिमेंट कर पाया, कई चीज़ों को टेस्ट कर पाया कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, और उसको सर्व करने के लिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो उसको भी आप उसके जरिए उसको विन करिए, देखिए उसको कैसे करें। बट मैंने ये देखा कि एक सिविल से एक आईएएस ऑफिसर की अगर आप पूरी तरह से ईमानदारी की ज़िंदगी जिए, अपनी तनख्वाह जो आपको मिलती है उसी में आप अपना घर चलाएं, तो वो कम नहीं है, लेकिन एक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं, हम लोग पहली बार एयर कंडीशनर, मेरी तकरीबन जब 20 साल की सेवा हो गई थी तब हम पहली बार एयर कंडीशनर खरीद पाए थे, राइट। घरों में रहते थे, सरकारी घर भी, बहुत अच्छे घर भी थे कलेक्टर के बतौर, बट बाकी ऑर्डनरी घर भी थे। दिल्ली में जब पहली बार हम लोग आए तो टाइप 4 में रहे, और बच्चों ने ये देखा कि भाई ये सुबह से 9 बजे से शाम को 8 बजे तक तो कम से कम लगे रहते हैं और अपने काम में व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, उन पे कम ध्यान देते हैं। अगर उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए, गिफ्ट वगैरह बर्थडे पे, वो ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हमें उस ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, हम तो जहाँ से शुरू किए थे उसके मुकाबले वो ज़िंदगी बेहतर थी, बट बच्चों को उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आया। ये भी बात सही है कि हो सकता है उनका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में, जैसे आजकल किसी भी यंग बॉय और गर्ल का किसी और चीज़ों में उनके पास अपॉर्चुनिटी दूसरी भी ज़्यादा थी। अब जैसे बड़े बेटे को उसको कंप्यूटर्स में, गेमिंग में, इनमें बहुत इंटरेस्ट था, छोटे बेटे को स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इसी में जाना चाहिए, बट इट वाज नॉट ए रिजेक्शन कि ये कि भाई आप तो बेकार की जिंदगी और आप सफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आई नेवर सफर। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं भारत में वो आईएएस का ऑब्सेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, रादर बड़ा है। हम देखते हैं किस तरह से लाखों की तादाद में कैंडिडेट जाते हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। अगर राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में आप देखें तो हर घर में ही कहते हैं लोग वहाँ की एक कोचिंग सेंटर है, और दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ रही है। बट अब हम आते हैं एक बात में और इस पे, बिकॉज आपने अभी जो सब्जेक्ट उठाया कि लाखों बच्चे एडमिशन्स के लिए और इस सर्विस में आने के लिए टेस्ट देते हैं, सालों मेहनत करते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस पे दाव पे लगा देते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आईएएस जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है जी। इट्स नॉट एन, आप डॉक्टर, इंजीनियर जिसमें आप कोई स्किल्स, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। बिल्कुल। तो आईएएस ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो
और ये भी निश्चित नहीं है कि जब लाखों लोग अपीयर करते हैं और 100-150 लोगों का सिलेक्शन होना होता है तो जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है। 99.9% प्रैक्टिकली फेल हो जाते हैं और ओनली 1.1 to 1% जो है वही सक्सीड होते हैं। तो जब आप कोई ऐसे रिस्की वेंचर की तरफ जाते हैं, रिस्की एम आपने ले रखा है, तो उसके लिए आपको एक ज़रूर चीज़ करनी चाहिए कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है, बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि इसमें बड़ा डाइसी है सिलेक्ट। जैसे मैंने भी उस समय भी मुझ में इतनी समझ थी कि मैंने ICWA किया हुआ था, वहाँ पे भी प्रोफेशनली आई डन वेरी वेल, पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन आई थी मेरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। सो मेरे पास एक सॉलिड ऑप्शन था कि अगर IAS में नहीं हुआ तो आप इससे अपना करियर, तो उसमें फिर आप बड़े निश्चिंत से और अपनी पूरी टैलेंट के हिसाब से आप अपीयर करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपने जो आपका कोर कॉम्पिटेंस है उस पे आप चले, फ्रस्ट्रेट मत होइए। IAS आ जाता है तो ठीक है, आपको पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है तो आप करिए, नहीं तो और ऑप्शंस हैं, नहीं तो अपने ऑप्शन जरूर बनाए रखिए, बिल्कुल, तब आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है सारे खासतौर पर UPSC एस्पायरेंट्स के लिए। तो सुभाष जी आते हैं, जब हम बात कर रहे थे कि एक IAS दिन ब दिन रोजमर्रा में वो क्या क्या काम करते हैं। आपका राजस्थान कैडर रहा, 1983 बैच के आप अधिकारी रहे, जो राजस्थान कैडर में काफी कुछ आपके अनुभव रहे हैं। एक जो मुझे बात बहुत स्ट्राइक करी वो थी रिन्यूएबल एनर्जी से, क्योंकि मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ और मैंने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पे काम करा है, मैं कुछ उसको समझ सकता हूँ एक टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से। आपने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करा सन 2000 से भी पहले, जब एक रिलेटिवली नई चीज थी, थर्मल पावर ही ज्यादा यूज होता था, रिन्यूएबल एनर्जी को लोग इतना नहीं समझते थे। सोलर में जैसा कि आज भारत एक अच्छे मुकाम पर है, विंड में हम अभी भी पीछे हैं। उस वक्त ये गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी पे स्टार्ट करा और राजस्थान उस वक्त पावर डेफिशिएंट स्टेट था, काफी दिक्कत थी पावर की। क्या वो सफर रहा, क्या आपका योगदान रहा एक पावर डेफिसिट से राजस्थान को आज जहां पर राजस्थान है वहां पर लाने? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस समय ये लेट 1990s की बात है, भारत सरकार ने एक मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बनाया। उसके साथ पूरे देश में स्टेट लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रेडा कहते थे हम उसको, वो बनाई। राजस्थान में भी राजस्थान एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बनी, मुझे उसका CEO बनाया। तो ये 1998 और 99 के शुरुआत की बात है। उस समय एसेंशली एक प्रोग्राम चलाया जाता था जिसमें आप छोटी बैटरी के साथ 2 लाइट पॉइंट्स या 1 लाइट पॉइंट एक पंखे के हिसाब से आप बैटरी सोलर पैनल लगा के उसे एनर्जी कलेक्ट कर लीजिए और अपनी बैटरी के माध्यम से शाम को जब आपको ज़रूरत पड़ती हो तब आप उसको चला लीजिए। वो प्रोग्राम एक चलता था। बाकी शुरुआत ही हुई थी विंड एनर्जी की। सोलर पावर प्लांट तो लगने का उस समय कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। उस समय तकरीबन अगर आज के उस समय के दाम से लें तो 2000 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट के हिसाब से सोलर प्लांट अगर जितना सा भी लगाओ थोड़ा बहुत वो होता था। आज के दिन वो कॉस्ट घट के 20 करोड़ भी नहीं होती और 4-5 करोड़ ही होती है एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा घट गई हैं कॉस्ट। सोलर उस समय नहीं था। विंड भी नया आया था। विंड में देश को क्लासीफाई किया गया कि भाई कौन से अच्छे विंड वाले जोन्स हैं जहाँ पे प्रॉमिस ज़्यादा है, जहाँ से विंड एनर्जी निकाल सकते हैं विंड के। राजस्थान को उन्होंने क्लासीफाई किया लो विंड जोन में। तो लो विंड जोन में था कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उस समय की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसके हिसाब से आप 15% 16% ही पावर विंड के माध्यम से ले पाते थे। तो उस समय 2-3 चीज़ें शुरू की और उसका मुझे मौका मिला। एक तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड होम लाइटिंग सिस्टम था
उसको भी एक एक गलत पॉलिसी के तहत चलाते थे। वो ऐसा देखा गया कि भाई जो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ग्रिड से पावर नहीं पहुँचती है वहाँ ले जाइए और वहाँ पे उसको हाईली सब्सिडाइज करके उनको दे दीजिए, तो आकि वो उनके पास चूँकि पावर अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे इसका जब मैंने एनालिसिस की तो मुझे एकदम विपरीत सी चीज़ नज़र आई। तो हमारे पास राजस्थान में, हमारा पूरा वेस्टर्न राजस्थान जो है वो खूब उसमें सोलर इंसुलेशन है और वहाँ पे रिलेटिवली रिच लोग हैं, अच्छी खेती होती है राजस्थान कैनाल के किनारे, और उनके पास भी लाइट नहीं थी क्योंकि उनको भी ग्रिड से ले जाना उनके लिए भी कई जगह नहीं पहुँचती थी। वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि भाई हमें कोई ऐसा साधन मिले जिसके जरिए हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ट्यूबलाइट या बल्ब की सुविधा उपलब्ध करा दे। तो आई सेड कि व्हाई डोंट वी टर्न फॉरगेट फॉर द टाइम बीइंग कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ वहाँ पे कम कर दीजिए लक्ष्य, और यहाँ पे डिमांड के आधार पे अगर आप जितना सप्लाई कर सकते हैं करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का काम भी होगा, बढ़ेगी भी, और वास्तव में जो लोगों की ज़रूरत है वो भी मीट आउट होगी। तो आप अभिषेक मानेंगे कि देश भर के बहुत सारे जो स्पेयर का टारगेट बहुत सारे स्टेट्स में नहीं होते थे, वो नेशनल टारगेट हम लोगों ने अपने राजस्थान के लिए अलॉट करा के, और जितनी केवल सेंट्रल की सब्सिडी थी, स्टेट ने कोई सब्सिडी नहीं दी, बाकी पैसा जो है वो लोग लेके करने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से ये होम लाइटिंग का सिस्टम में भी परिवर्तन आया। फिर मैंने देखा कि एक वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा विंड पावर का 200 किलोवाट का ही था, आजकल तो 200 और 500 200 मेगावाट के बनने लगे हैं। उस समय तो 200 किलोवाट का एक जैसलमेर में लगाने के लिए मंजूरी मिली हुई थी भारत सरकार से, लेकिन वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा था कि उसमें BHEL के साथ कुछ झगड़े शुरू हो गए थे, उसकी फाइनेंसिंग अब उपलब्ध नहीं हुई थी, उसमें फाइनेंसिंग में इशू। अब जैसे आजकल तो यहाँ पे काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग मिलती है, उस समय केवल एक ही सरकारी एजेंसी थी, उसकी अपनी कंडीशंस थी। उस कंडीशन में ये था कि भाई आपका स्टेट जो है वो ये पावर जो भी बनेगी उसको ख़रीदने के लिए जो एक भारत सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से तैयार होना। तो हमने देखा पॉलिसी भी हमने नहीं, हमारे पास एग्रीमेंट भी नहीं था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो वो सब सॉर्ट आउट किया, लोन भी लिया, पॉलिसी बनाई, और वो पहला पावर प्लांट जो है 200 किलोवाट का चालू हो गया। और उससे लगा के देखिए काफ़ी, फिर एक दूसरा और चालू किया। और आज तो राजस्थान में मेरे ख्याल से कई 10,000 से भी ज़्यादा मेगावाट की विंड पावर की कैपेसिटी है। 4-5 हज़ार तो डेफिनेटली है, काफ़ी बढ़ गई बहुत, और जगह जगह पूरा राजस्थान। उस समय मैं देख के आया था कन्याकुमारी में, जगह जगह कैसे विंड फार्म्स लगे हुए। और अब वो अगर आप जैसलमेर में जाएं, उस एरिया में जाएं, तो आपको राजस्थान में वो चीज़ नज़र आ जाती है। और सोलर में तो शुरुआत ही थी। सोलर में फिर हमने कहा भाई शुरुआत करिए, तो एक पॉलिसी उस समय बनाई कि भाई सोलर की पॉलिसी, उसमें हम लोगों ने ये बाद में एक्चुअली फ्रक्टिफाई हुआ। वी आर्ग्यूड कि जैसे खेती होती है उसी तरह से एक्चुअली सन की भी खेती कर सकते हैं आप बिजली के रूप में। करेक्ट, राइट। इट्स ऑल्सो लाइक एग्रीकल्चर। So we changed the definition of agriculture कि भाई एग्रीकल्चर में आपका एनर्जी प्रोडक्शन भी शामिल है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में। इसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आपको जब सोलर पावर जनरेशन प्लांट लगाना हो तो आपको ज़मीन को कन्वर्ट कराने के लिए ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी कि भाई कैसे आप कन्वर्ट कराएंगे इंडस्ट्री में, उसके लिए लंबा सारा प्रोसीजर हुआ करता था। तो इन तीनों फ्रंट्स पे होम लाइटिंग सिस्टम का भी, रिन्यूएबल्स में, और साथ में विंड का भी और सोलर की भी एक अच्छी शुरुआत उस समय हुई। वो लेवल 26 साल पहले बड़े छोटे लेवल थे, बट पहला कदम
तो आप कहीं पे भी जब शुरू करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। उसके बाद तो आप कंधे पे चढ़ के बहुत कुछ हाइट्स माप सकते हैं, बट दैट वाज वेरी गुड। तो उस समय मुझे उसमें मौका मिला, बिल्कुल, एंड वी कुड सक्सेसफुली डू इट। बिल्कुल, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बिल्कुल, क्योंकि वो शुरुआती दौर, हम कहते हैं किसी भी चीज का शुरुआती दौर सबसे कठिन होता है। आज तो सोलर विंड को हम एक गिवन मानते हैं कि भारत सोलर में तरक्की कर रहा है, विंड में भी, हालांकि हम थोड़ा पीछे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक गिवन मानी गई है। उस वक्त नया था, जैसा आपने बताया कि कॉस्ट इतनी ज्यादा थी, तो शायद किसी को ये कभी विश्वास नहीं होगा कि इसको हम यूज भी कर सकते हैं। Right. बट बहरहाल वो शुरुआती दौर थे जिसमें आपका निस्संदेह बहुत बड़ा योगदान रहा। एक सुभाष जी, जो उसके साथ ही आपने राजस्थान में बात करी, वो फिस्कल मैनेजमेंट की थी, जो वसुंधरा राजे जी के टाइम थी, क्योंकि एक वक्त स्टेट की हालत काफी खराब थी। आपने फिस्कल मैनेजमेंट पे भी बहुत काम करा और स्टेट को फाइनेंशियली एक बेटर पोजीशन में पहुंचाया। वो अनुभव कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, राजस्थान अकेला फिस्कली बहुत बुरी हालत में हो ऐसा नहीं था। 1990s के आखिर में और हमारी 21वीं शताब्दी के पहले 2-3 साल में पूरे देश में स्टेट्स की फिस्कल मैनेजमेंट की बड़ी बुरी हालत हुआ करती थी। आप विश्वास करेंगे अभिषेक कि कई सारे स्टेट्स जो हैं वो पेरेनियली डेफिसिट में रहते थे, वेज एंड मीन्स एडवांस में रहते थे। कई स्टेट्स तो ऐसे थे जो ओवरड्राफ्ट में रहते थे जी। और ओवरड्राफ्ट की कंडीशन ये हुआ करती थी कि भाई आप अगर ओवरड्राफ्ट 10 दिन में क्लियर नहीं करेंगे तो आपका जो है वो पेमेंट बंद हो जाता था। उसको जो हम लूजली ये भी कहते थे कि ट्रेजरी बंद हो गई, सरकार का वित्तीय मैनेजमेंट ख़त्म हो गया, ट्रेजरी बंद हो गई, राइट। कुछ स्टेट जैसे असम, तो एक साल में 2001 या 2002 में 240 दिन उनकी ट्रेजरी बंद रही, कोई पेमेंट्स नहीं हुआ करते। जो सरकारी कर्मचारियों को कुछ भी, किसी को भी तनख्वाह नहीं है? नहीं, उसका एक तरीका निकालते थे। अच्छा। तरीका ये निकालते थे कि भाई 27-28 तारीख को आप एक बार क्लियर कर दो ओवरड्राफ्ट किसी भी तरह से, ठीक है, और तनख्वाहें बांट दो, मिनिमम जो तनख्वाहें बांट दीजिए, फिर ओवरड्राफ्ट में चले जाइए, फिर बंद हो जाएगा 25 दिन के लिए। फिर आपकी जब लास्ट में आएगी तनख्वाह देने का वक्त, तो आप थोड़े दिन के लिए फिर खुलवा दीजिए बाय अरेंजिंग सम मनी फ्रॉम समवेयर या किसी भी तरह से, राइट। सो दैट वाज दोज वर वेरी वेरी बैड डेज फ्रॉम फिस्कल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में से पैसे नहीं निकालने देते थे, लोगों की शादियाँ हुआ करती थी, शादियों में के लिए भी अपने पैसे से निकालना चाहें तो नहीं निकालने देते थे। फाइनेंस सेक्रेटरी के पास आके उसने बना रखा था कि भाई ये रेड, ग्रीन, ब्लू, जोन्स, इस तरह से कि भाई ऐसा मामला हो तो फाइनेंस सेक्रेटरी परमिशन दे देगा अपने ही पैसे निकालने के लिए। दोज वर टेरेबल डेज। फिर शुरुआत हुई थी भारत सरकार से जी। भारत सरकार ने इसको सुधारना शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 2002 में काफ़ी इस मामले में काम हुआ। डेट स्वैप की स्कीम से लोन कम किए, स्मॉल सेविंग्स के लोन भी कम किए। फिर मैं 2003 में, मुझे यहाँ भारत सरकार में पहली बार मौका मिला था एज जॉइंट सेक्रेटरी प्लान फाइनेंस, जो स्टेट फाइनेंसेस को देखता था। तो हम लोगों ने प्लान लोन से बंद कर दिए पे कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद लोन्स बहुत घटा दिए स्टेट्स के, और रीफाइनेंसिंग जैसे मैंने बताया उनके कारण से 2005 में जब मैं गया भारत सरकार से राजस्थान में 2006 की शुरुआत में, तब तक स्थिति सुधरने लगी थी पूरे देश में, राइट। बट राजस्थान हाईली डेट स्ट्रेस्ड कंट्री स्टेट्स में से गिना जाता था। तो उसकी स्थिति को करने के लिए तो हम लोगों ने भी फिर यही लक्ष्य बनाया कि भाई किसी भी तरह से अब हम ओवरड्राफ्ट में देश हमारे राज्य को नहीं जाने देंगे, वेज एंड मीन्स में भी नहीं जाएंगे, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से करेंगे। तो और वो एक दौर ऐसा भी था 2006, 7, 8 का, उस दौरान इन्फ्लेशन कम हुआ, देश में रेवेन्यू रिसीट्स काफ़ी बढ़ने लगी, और इन 2-3 साल के मैनेजमेंट का असर ये हुआ कि 2007-8 में
पहली बार हमने रेवेन्यू सरप्लस राजस्थान में डिक्लेयर किया, और हमने कोई ऐसी चीज़ें भी शुरुआत की, जैसे एक फंड बनाया, पॉवर्टी एलिवेशन फंड, जिसमें हमारा पैसा जो सरप्लस ज़्यादा है उसको आप उसमें रखिए, ताकि जब फिर रेनी डे आए तो उस समय काम आए। तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग पीरियड, डिफिकल्ट बट चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम जिसमें आप सॉल्यूशंस निकाल पाए। बिल्कुल, ये वसुंधरा राजे जी के टाइम में था जब सरप्लस, उस समय वो मुख्यमंत्री थी और साथ में वित्त मंत्री भी हुआ करती थी। राइट। तो ये इन्होंने एक भामाशाह स्कीम की अपने बात करी थी, जो मैंने पढ़ा तो देखा, ये मैं ऐसे कहूंगा कि आधार था, आधार से पहले। आज हम बात करते हैं जनधन योजना, आधार, और किस तरह डिजिटाइजेशन यूज करते हैं। तो ये मुझे लगता है एक बहुत स्मार्ट कार्ड सिस्टम काफी कुछ था, तो एक बहुत एम्बिशियस स्कीम थी, टेक्नोलॉजी का बहुत सही उपयोग था, क्योंकि आधार थोड़ा इसके बाद आया था। लेकिन ये स्कीम अब मैंने देखा कि जब फिर अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट आई तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार आई, फिर ये स्कीम दोबारा स्टार्ट हुई, और तब तक हम ऑलरेडी सेंट्रल स्कीम्स। तो ये स्कीम कैसे चली, इसका डिजाइन कैसे रहा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा तो आधार से पहले का आधार स्कीम थी, तो ये इसका आइडिया कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था हमारे राजस्थान की पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में। ये 2008 की बात है। राजस्थान में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले थे, और मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बनाया गया था मार्च के एंड में। सो तकरीबन 6-7 महीने का वक्त था। फिर तो वो इलेक्शन कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, तो उसमें कुछ काम खास नहीं कर पाते। और बाय द वे, आधार 2007 में शुरुआत हो गई थी भारत सरकार से, बट बड़ी इन्फेंसी में था, शुरुआत में था। और साथ ही साथ ये एक इनफैक्ट दूसरा एक स्कीम में उसी का प्रोटोटाइप आया था, RSBY जी, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें स्मार्ट कार्ड शुरू हुए थे। आधार तो एक्चुअली बाद की बात है। RSBY के जरिए स्मार्ट कार्ड आने शुरू हो गए थे उस समय। भारत सरकार चाहती थी कि देश भर में RSBY हेल्थ इंश्योरेंस जो है, तो राजस्थान के अलावा और भी राज्यों में, सभी राज्यों में, तो राजस्थान के 5 जिले सिलेक्ट किए थे। तो देखो, ऐसी स्थिति है 2008 में, आप मार्च अप्रैल में बैठे हैं, इलेक्शन 6 महीने दूर हैं। तो कन्वेंशनली पॉलिटिशियन जो है वो ऐसे वक्त में बहुत सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स जारी करने की उसकी मनोवृत्ति रहती है, उसकी टेंडेंसी रहती है, और वो अपने काफ़ी वीक पॉइंट पे होता है। वो उसको री इलेक्शन में जीत के वापस आना है, नहीं आना है। और राजस्थान में कुछ ट्रेडिशन बनने लगा था कि भाई एक बार कांग्रेस आएगी, दूसरी बार बीजेपी आएगी। सो देयर वाज आल्सो एक्सपेक्टेशन कि वसुंधरा राजे विल प्रोबेबली लूज द इलेक्शन। देयर वर सर्टेन गवर्नेंस इश्यूज आल्सो, जिसके कारण से लोग ये मानते थे कि भाई शी मे नॉट कम, राइट। तो ऐसे में देखिए, सिविल सर्वेंट्स जो एक्चुअली गवर्नेंस में और देश और प्रदेश को चलाने में काफ़ी अपना योगदान देते हैं, उसमें 2 ग्रुप हो गए राजस्थान में। एक ग्रुप तो वो था जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं तो सबके नाम लिखे हैं, सुनील अरोड़ा उसको लीड करते थे उस ग्रुप को। तो वो सजेस्ट कर रहे थे कि साहब काफ़ी सारी पॉपुलिस्ट स्कीम जो है वो राजस्थान में आप अनाउंस करिए, उसी के जरिए थोड़ा वोटर इम्प्रेस होगा। आप बिजली को मुफ्त कर दीजिए, मुफ्त नहीं कर सकते तो कम से कम 50 पैसे पे कर दीजिए। उस समय 90 पैसे में थी वहाँ पे पर यूनिट। इसी तरह से आप आटा फ्री बांटना शुरू करिए, और भी कुछ चीज़ें सजेस्ट वो कर रहे थे। और एज ए पॉलिटिशियन वसुंधरा राजे काफ़ी वल्नरेबल थी, एंड शी हैड नो अदर आइडियाज़, सो शी वाज क्वाइट इंक्लाइंड कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। दूसरी तरफ एक राजस्थान में मेरे प्रेडिसेसर भी थे, राजीव महर्षि, वो उस समय यहाँ बाद में सेंटर में ही आ गए थे, वो बाद में सेंटर आ गए थे उस समय, लेकिन वो यहाँ पे दिल्ली में रेसिडेंट कमिश्नर होके आ गए थे, उनको दिल्ली आना था, और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस। हम लोगों का ये
भी एक तरह से कंसीडर्ड विचार था कि भाई पॉपुलिस्ट होने से ना तो इलेक्शन जीते जाते हैं और ना ही एक्चुअली वो राज्य के और लोगों के हित में होते हैं. दे प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली फॉर द स्टेट, राइट. तो हम लोगों ने उस समय फिर ये सोचा कि क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया जा सकता है वसुंधरा राजे जी को जो उनको पॉलिटिकली भी सर्व करे, बट मोर देन दैट कि उसके माध्यम से हम लोगों का जो रियल पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सर्विस कर सकें और साथ में कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी ला सकें. तो हमने ये एक भामाशाह स्कीम की शुरुआत करने की सोची. उसमें हम लोगों ने पहला तो एक ये कंबाइन किया कि भाई RSPY के जरिए स्मार्ट कार्ड आ रहा है प्रदेश में. तो हम लोगों ने कहा कि भाई 5 जिले में ही क्यों, हम पूरे राजस्थान के 28-29 जो भी जिले उस समय थे उन सभी में ये लागू कर देते हैं, बाकी हम अपने राज्य के पैसे से दे देंगे. तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों को जाता है कि भाई आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी सारी मेडिकल जो ज़रूरतें हैं इंडोर ट्रीटमेंट की, वो एकदम से पूरी हो जाएंगी. दैट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज टू सेंड टू द पीपल, राइट. तो एक तो हमने ये उसका एक कंपोनेंट निकाला. दूसरा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट निकाला जो आज के दिन देश में काफ़ी फैल गया है, जो चाहे आज लाडली बहन, लड़की बहन, ये सब योजना में महिलाओं को पैसे देने की हर स्टेट में ये परंपरा शुरू हो गई है. राजस्थान वो 2008 में पहला स्टेट था जिसमें ये कहा गया कि भाई हम ये कार्ड बनाएंगे, ये महिला को घर का हेड मानते हुए बनाएंगे और हर महिला को उस समय 1500 रुपये सालाना कैश में देंगे बैंक के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से. तो उनका बैंक अकाउंट भी खुले, साथ में उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी आए जिसको वो कंट्रोल करें और वो अपने कार्ड के जरिए अपने सिस्टम को मैनेज करें. तो DBT का ये एक शुरुआती एग्जाम्पल है, डायरेक्ट बेनिफिट जब आप कहते हैं. एग्जैक्टली, दिस इज डायरेक्ट बेनिफिट. इनफैक्ट जो बाद में यहाँ एक्सप्रेशन इस्तेमाल होने लगा, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल. तो आधार में एनुमरेशन हुआ, हर एक का आइडेंटिटी कार्ड बनने लगा. तो हम लोगों ने वहाँ पे वी आइडेंटिफाइड कि भाई 40 से 50 लाख परिवार जो हमारे SC ST, लैंडलेस, मार्जिनल फार्मर्स, ये सब जो हैं वो उस समय तकरीबन 50 लाख परिवार थे. 50 लाख परिवार का मतलब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन, रफली 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. कि इन सब को हम रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करके इनको स्मार्ट कार्ड देंगे और स्मार्ट कार्ड के जरिए उनका बैंक अकाउंट खुलेगा और बैंक अकाउंट के जरिए उनको भी 1500 रुपये का पैसा भी मिलेगा और उसी कार्ड के माध्यम से उनको हेल्थ की सर्विस भी मिलेगी. हम लोगों ने तो एक्चुअली थोड़ा और भी आगे सोचा था कि इसी कार्ड को आप इस्तेमाल करिए इवन टू एक्सेस प्राइवेट सर्विसेज. आपको एयरलाइन की बुक करानी है, बस की टिकट बुक करनी है, रेलवे की टिकट बुक करनी है, वो सब भी उसी के माध्यम से हो जाए. तो एक्चुअली ये जैम ट्रिनिटी का प्रोडिसेसर है. सारे जो कंपोनेंट्स, आधार से लेके जनधन अकाउंट की परिकल्पना भी उसी में हुई है. तो एक्चुअली जब 2013 में हमें दोबारा इसको करने का मौका मिला, तो जो उस समय भारत सरकार जनधन के लिए आई थी, तो राजस्थान में तो इट वाज वेरी सिंपल. हमने तो उस समय तक खोल ही दिए थे, सारे अकाउंट खोल ही रहे थे, राइट. तो ये स्कीम जब हमने उनको प्रेजेंट की वसुंधरा राजे को, तो वसुंधरा राजे को अपीलिंग तो लगी क्योंकि वो महिला, उनकी बड़ा कोर वोट बैंक हुआ करता था महिलाओं का. एंड शी वाज इंटरेस्टेड कि महिलाओं के लिए जो कुछ हो सकता है वो कुछ, और उसमें उनको लगा कि तो अगर कैश हम पहली बार डिलीवर कर रहे हैं महिलाओं को, we also suggested you can write a letter to all the female heads of the the families. A personal letter from you, we'll get it delivered. So she was quite pucked up, convinced कि ये है तो ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त आइडिया है और उसकी कॉस्ट भी दूसरे और मेजर्स के मुकाबले ज़्यादा नहीं आ रही. बट शी डिडंट बिलीव कि हम लोग इसको कर सकते 6 महीने के अंदर.
शी सेड कि कैसे आप इसको 50 लाख लोगों को रजिस्टर करना, उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना, उनके बैंक अकाउंट खुलवाना, ये पैसे कैन यू डू इट? सो और जैसे सरकारी प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, आपको उसके लिए एजेंसीज भी जो सर्वे करके एन्यूमरेट करेंगी, जो बैंकिंग सिस्टम बनाएंगी, इसकी बैकबोन बनाएंगी, बैंक अकाउंट का के साथ जोड़ेंगी, ये सब आप 4-5 महीने में कर सकते हो जी। तो वी टोल्ड हर कि ट्रस्ट अस, वील डिलीवर इट, राइट? एंड आई मस्ट थैंक हर, शी ट्रस्टेड आवर जजमेंट। एंड मेरे ख्याल से देश के इतिहास में ऐसा रेयर ही आपको मिलेगा किसी प्रदेश में, बिल्कुल, जिसमें पॉलिटिशियन जो ये देख के चल रहा है कि शायद इज गोइंग टू लूज, वो पॉपुलिस्ट स्कीम की तरफ ना जाके एक ऐसी फंडामेंटल रिफॉर्मिस्ट स्कीम की तरफ जाए और उसकी तरफ अपना वोट कास्ट कर दे। हेड्स ऑफ टू हर फॉर ट्रस्टिंग अस एंड डूइंग दिस। बिल्कुल। एंड हम लोगों ने उसको काफ़ी कुछ 4 महीने में डिलीवर भी कर दिया। बैंक की भी व्यवस्था कर दी, पीएनबी के साथ कार्ड भी बना लिया, कार्ड बनाने के लिए ILFS, बायोट्रॉनिक्स वगैरह को के साथ एग्रीमेंट कर दिया, वो सब स्थितियां बन गई। इनफैक्ट सो मच सो कि बाय द टाइम अगस्त आया और इलेक्शन का अनाउंसमेंट 1.5-2 महीने दूर था जी, मिस्टर अशोक गहलोत जो कांग्रेस एंड हु वाज वेरी गंग हो गई, ही इज कमिंग बैक, ही गॉट स्कैर्ड कि अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो गई तो उसके चांसेस उनके आने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देन ही वेंट अराउंड एवरीवेयर कि किसी भी तरह से इसको रोको, एंड ही वेंट टू कोर्ट, टुक इट टू ए फ्रेंडली जज, उस पर टेम्पररी स्टे लगवाया, उसको स्टे को हमने खारिज कराने की कोशिश की, फिर उसमें मैनेज किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे उस समय इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, राइट? एंड तो पार्टली इम्प्लीमेंट हुआ, 200 करोड़ रुपए तो डिलीवर हो गए थे उनके बैंक अकाउंट्स में, बट बाकी और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। बट इसका असर मेरे ख्याल से, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, उसका कितना पॉलिटिकली पॉजिटिव असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वसुंधरा राजे गॉट 76 सीट्स, विच मेरे ख्याल से वो शायद नहीं जीतती अगर ये स्कीम का नहीं होती तो। सो पॉलिटिकली सेंसिबल, पब्लिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी साउंड एंड सोबर। हम लोग उससे राशन को भी उसी के जरिए, राशन कार्ड को भी उसी में मर्ज कर दे, बाद में हमने किया भी है। सो ऐसे रिफॉर्म्स को अगर करने का मौका मिले आपको, और एज ए सिविल सर्वेंट यू कैन पुश, बिल्कुल, आई थिंक दैट्स ए रियल सर्विस। बिल्कुल। तो यहाँ पर सुभाष जी एक बात आती है, जैसा आपने बताया और आपने लिखा कि एक वर्किंग रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहा वसुंधरा राजे जी के साथ, आपकी सोच मुझे लगता है कुछ हद तक उनसे मिलती थी, जहाँ पर जैसे फिस्कल प्रूडेंस की बात हुई, एक बहुत रिफॉर्मिस्ट नेचर थी इनकी, उन्होंने कई अच्छे रिफॉर्म्स लिए। पॉपुलिज्म में वो इतना नहीं आई, जैसे आपने बताया कि इलेक्शन से 6 महीने पहले भी उन्होंने पॉपुलिज्म को साइड करके करा। इसके बाद जब आप दोबारा वो सीएम बनी, आपको बुलाया और उन्होंने आपकी कंडीशंस भी मानी दोबारा ज्वाइन करने की। इसके बाद हम आते हैं, जैसे हमने बोला, आई डोंट नॉट वांट टू सी हिम इन दी कैबिनेट, क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक से ऑफर आया था और आपको कोई भी, मैं कहूँगा, ऑफिसर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा। ये आप ऐसे रिलेशन से आई डू नॉट वांट टू सी हिम इन दी कैबिनेट, ये कैसा रहा ओवरऑल, वो कैसा अनुभव रहा आपका सारा? ये देखिए, आई थिंक वसुंधरा जी रॉयल परिवार वगैरह से आती हैं जी, तो थोड़ा सा उनका ये टेंडेंसी रही होगी, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट मेरा उस समय हुआ, मुझे 7-8 महीने हुए थे राजस्थान में गए हुए। मैं वापस से गया था दिसंबर में, और ये बात है सितंबर की, 9 महीने मान लीजिए दूसरे टेन्योर में, और हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे थे। हालांकि एक आधे मामले में, एक्साइज में, वो मैंने इसमें लिखा है, उसमें मुझे थोड़ा सा सस्पिशन होने लगा था कि भाई वो कुछ हैंकी पैंकी कर रही हैं उसमें, बट दैट वाज स्मॉल पार्ट ऑफ इट, वी वर डूइंग वेरी वेल। सो और हमें पूरा विश्वास था कि राजस्थान में हमने लैंड रिफॉर्म्स भी शुरू किए, वहाँ लेबर रिफॉर्म्स भी शुरू किए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट के, और इनके भामाशाह को वापस खड़ा कर दिया। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब फॉर
whatever रीज़न जिस पे आप कुछ स्पेकुलेट कर सकते हैं और कुछ जानते हैं, भारत सरकार ने, इट वाज नॉट द ऑफर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक सो टू से, भारत सरकार का एक पद होता है वर्ल्ड बैंक में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वर्ल्ड बैंक की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें हिंदुस्तान को एक डायरेक्टर नॉमिनेट करने का अधिकार है, लिटरली यूँ समझिए, और वो भारत सरकार डिसाइड करती है। तो भारत सरकार ने की तरफ से मैंने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से मैं पीके मिश्रा जी ने मुझे कॉल किया, मैंने उनको कहा कि मेरे जाने का कोई चांस नहीं है, मुझे वसुंधरा राजे जी सीएम जो हैं वो बिल्कुल नहीं जाने देंगी। सो कोई किसी किस्म की संभावना नहीं है कि मुझे, और ना ही मुझे, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो हमें कोई ऐसे जाने की मुझे भी, बट ऑफ कोर्स कि अगर ये पद मिलता है तो वो बहुत बेहतर है पर्सनली स्पीकिंग, बट देयर इज़ नो लाइकलीहुड, देयर इज़ नो चांस कि मुझे वहाँ जाने का। तो हम लोग तो ये करा के वापस आ गए थे, फिर उन्होंने अपॉइंट कर दिया। अब उसके पीछे बहुत सारी थियरीज थी, प्राइम मिनिस्टर शायद कमज़ोर करना चाहते थे, व्हाटएवर जो भी थियरी है, बट दैट्स नॉट द रेलेवेंट पार्ट टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड। वसुंधरा राजे जी को ये लगा कि भाई ये ऑफिसर, मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, कि ये ऑफिसर शायद वर्ल्ड बैंक में इनमें जाने की पीछे कोशिश कर रहा है जी। अच्छा, राइट, ऐसा उनको शक हुआ, राइट। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इनको रोका जाए, तो उन्होंने कहा चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कि भाई इनको हम नहीं रिलीव करेंगे। फिर उनको बताया होगा कि भाई आप किन से बात कर रहे हैं, अगर पीएम मोदी को आप ऐसे मना नहीं कर सकती। सो वो फिर और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ गई। तो जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और उनको ये लगा, तो वो कई बार जो रिवेंज किस्म का एक एटीट्यूड आता है कि आई मस्ट शो हिम हिज प्लेस और व्हाटएवर, तो उन्होंने ये तय किया कि भाई ये अब राजस्थान में नहीं रहेगा ये ऑफिसर, और इसको आज ही रिलीव कर दो। तो वो उस दृष्टिकोण से उसी दिन मीटिंग थी कैबिनेट की। राजस्थान में ट्रेडिशन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कैबिनेट की मीटिंग में बैठते हैं, उनका अपना अधिकार होता है कोई भी इशू पर रेज करने। तो मैं चला गया वहाँ, कैबिनेट में सारे मिनिस्टर बैठे हैं, मैं भी जाके अपनी जगह पे बैठ गया। फिर थोड़ी देर में, आधा पौन घंटे बाद चीफ सेक्रेटरी ने कहा बाहर आओ, तो मैं बाहर आया। तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर यहाँ पे वो जो उनका सीएम के सेक्रेटरी हैं उनके कमरे में बैठो। तो मैंने कहा क्या मामला है, ये तो हमारा एक आइटम। बोले नहीं कोई बात नहीं, आइटम दूसरा। और तभी फिर उसके बाद ये सब इस पूरी घंटे में 1.5-2 घंटे निकल गए पूरी प्रक्रिया में। फिर एक ऑर्डर निकलता है मुझे रिलीव करने का दिल्ली, और मेरी जगह प्रेम सिंह मेहरा करके एक दूसरे ऑफिसर थे, उनका बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अपॉइंट करने का। तो जब वो अपॉइंटमेंट का ऑर्डर निकल गया और प्रेम सिंह मेहरा वहाँ पे आ गए और अंदर बैठा दिए गए, उसके बाद मैडम वसुंधरा राजे आई कि अब कैबिनेट की मीटिंग शुरू करो। 15-20 मिनट में जो मीटिंग हुई, और उससे फिर लिटरली इसका मायना ये था कि भाई शी डिडंट वांट टू सी मी। नहीं, आपका वर्ल्ड बैंक का सफर उसके बाद शुरू हुआ। तो वर्ल्ड बैंक के सफर से पहले, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आपने काफी जिक्र करा है, आप जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में गए थे तो वहां भी आपका काम था लोन्स की नेगोशिएशन। करेक्ट। तो इसके बारे में, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से आपने नेगोशिएट करी यहाँ पे भी और वर्ल्ड बैंक जाके भी, जिससे सरकार को काफी इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह सब में फायदा हुआ। और जैसा आपने वर्ल्ड बैंक का बताया था कि एक स्टिल वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है, G11 जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज का इतना वहाँ पे रोल नहीं है, इतनी उनकी सुनवाई नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज की है। तो यहाँ पे भी अपने लोन्स को नेगोशिएट करा और वहाँ जाके भी। तो ये प्रक्रिया कैसे चलती है वर्ल्ड बैंक में, और आपका इसमें क्या योगदान रहा कि भारत सरकार का आपने एक तरह से कॉस्ट बचाया ब्याज का? तो इस किताब में मैंने जो जिक्र किया है, वो जो मेरा पहला टर्म रहा भारत सरकार में इकोनॉमिक अफेयर्स में एज डायरेक्टर 2000 से 2003 के बीच में, उसमें हम लोग नेगोशिएशन करते थे वहाँ पे। अब वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, धारणा ये है कि वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, कंसेशन रेट पे है, मतलब कम रेट्स पे हैं, इसलिए वो एक तरह से एहसान कर रहा है। तो उसके बदले में
वो जो उसके जो वर्ल्ड बैंक के रियल ओनर्स हैं, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है, तो वोटिंग में भी उनका वोट ज्यादा आ जाता है। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का अमेरिकन होता है। इन सब चीज़ों के कारण से इनका काफ़ी कंट्रोल रहता है। उस समय वो काफ़ी इन चीज़ों को प्रमोट करने लगे, बड़े डैम्स नहीं बनेंगे, एनवायरनमेंट को बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, और कोल नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें वो करने लगे। और उस समय एनजीओज का, सिविल सोसाइटी का काफ़ी असर होने लगा था इन इंस्टीट्यूशंस में। तो एक पर्टिकुलर लोन नेगोशिएशन में जो इलाहाबाद बाईपास रोड का प्रोजेक्ट था जिसको हम लोग वहाँ नेगोशिएट कर रहे थे, तो वो और हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उससे भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इनको भी अपॉइंट कर दीजिए, आपको इतने और सिविल सोसाइटी से ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे, ये मानना पड़ेगा, ये जो रिहेबिलिटेशन वाली पॉलिसी होती है उससे भी बियॉन्ड जो पॉलिसी है उसके पे भी आप कमिटमेंट दीजिए, ट्रेस पासर्स के और इनके। सो आई सेड देखिए, हम तो वर्ल्ड बैंक की जो मुख्य पॉलिसी है उससे भी पूरी तरह से सहमत नहीं है। हमारी अपनी देश की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी वगैरह है वो ये वाली पॉलिसी नहीं है, लेकिन हम उसको वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स हैं उसमें अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी आपकी अप्रूव्ड पॉलिसी है उसके बियॉन्ड भी हम आपकी कंडीशंस मान लें तो हम नहीं मानने वाले जी, राइट। और उस नेगोशिएशन से लिटरली बायकॉट कर दिया, हम लोग बाहर निकल के आ गए कि या तो आप केवल उस तक ही सीमित रहिए जितना आपकी अप्रूव्ड पॉलिसी कहती है, right. और अदरवाइज हम लोग ये लोन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म का एटीट्यूड चेंज देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट था। बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक सालों तक 20-30-40 साल तक एड इंडिया कंसोर्टियम चलाता था जिसके ज़रिए उस देश दुनिया भर के डोनर्स को इनको इकट्ठा करके हिंदुस्तान को कितना आपको एड देनी है, कितना लोन्स देना है, ये सब काम करते थे। और उसमें हम लोग जाके प्रेजेंटेशन करते थे, समझाते थे, प्लीड करते थे, फलाना ढिकड़ा। उस व्यवस्था से एक स्थिति कि जिसमें कोई ऑफिसर्स नेगोशिएशन से ही बाहर निकल के आ जाते हैं, सो दैट वाज अ बिग चेंज। एंड दैट स्टैंड जो लिया गया उसके कारण से दे आल्सो सॉ सेंस कि भाई यू कांट पुश बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स, एंड देन वो हमारी शर्तों पे मंजूर हुआ। जो दूसरा एस्पेक्ट आप बता रहे थे वो उस समय हुआ जब मैं बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ 2014 में ज्वाइन किया। उससे जस्ट पहले देखो एक वो आइडा, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो जीरो रेट पे लोन, लंबे समय के लोन देती है, जो सॉफ्ट लोन कहते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट लोन हुआ करते थे। आइडा से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा मिला। इंडिया सबसे बड़ा रिसिपिएंट हुआ करता था आइडा। बट ये आइडा की जो असिस्टेंस जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ को मिलती है। ये कंस्ट्रक्शन है। हम लोग उस समय तक 2004-05 के बाद में लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आ गए, तो उसको एक तरह से कहते हैं ट्रांजिशन, कि आपको अब आइडा से ट्रांजिशन कराएंगे कि कुछ समय में आपको आइडा से लोन वगैरह मिलना बंद हो जाएगा। तो हम उस कंडीशन पे आ गए थे। लेकिन हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स, उस समय तक 2014 तक जब ये नेगोशिएट हुआ 2013-14 में, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि हम आइडा से निकलें। उनको पता नहीं, वो लग रहा था कि आइडा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पैसा हमें लेना चाहिए। तो एक अपग्रेडेशन हो रहा था, लेकिन वो मिनिस्टरशिप ही छोड़ना नहीं चाहते। हमारा देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उसका एक तरह से फायदा दूसरे जो देश थे उन्होंने उठाया जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको उतना तो नहीं देते हैं जितना, लेकिन थोड़ा कम करके, जैसे लेट अस से $3 बिलियन या $4 बिलियन के आसपास आपको दे देंगे अगले 3 साल में आइडा से। तो लेकिन उसके लिए 1-2 हमारी शर्तें हैं। एक शर्त उन्होंने जो मनवा ली वो ये मनवाई कि भाई इस पे आपको जो है इंटरेस्ट रेट
इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, राइट। सो वो इफेक्टिवली, जैसे हम उस समय वर्ल्ड बैंक के लोन हमारे पास लेट अस से 1% पे आते थे और वो हमें पड़ती थी 2.5-3% जो दे दी उन्होंने। लेकिन हमारे लोगों ने ये एग्री कर लिया कि भाई 2.5-3% पे हम लोन लेने के लिए तैयार हो गए। दूसरा एक और उन्होंने कहा ठीक है, आप जो पुराने आइडा के लोन आपको दिए हुए हैं उन लोन्स को आप प्री पेमेंट कर दीजिए। ओके, राइट। नाउ दिस वाज स्मार्ट ऑन द पार्ट कि एक्चुअली वो फिर आपको लोन दे नहीं रहे थे, वो आपसे ही पैसे लेके आपको दे रहे थे। लेकिन हमारे लोगों ने ये इस पे ध्यान नहीं दिया कि इसका क्या मायना है। उन्होंने प्री पेमेंट के लिए भी एग्री कर लिया $2.5-3 बिलियन के लिए। ओके, राइट। सो जब मैं वहां पहुंचा उस समय तक ये डील हो चुकी थी, साइन भी हो गया, सब कुछ हो गया, इफेक्टिव होने वाली थी। तो आई सेड ये ऐसी कैसी डील हम करके आ गए। राइट। अब जब सब कुछ साइन एंड सील्ड हो चुका है तो उसको वापस से अनकवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो उसमें एक चीज़ तो कर पाए हम लोग कि वो जो लोन्स हैं आइडा वाले जो क्रेडिट्स आती हैं उसको हम लोग वर्ल्ड बैंक की जो हमारी रेट थी उसके बराबर ले आ पाए। उसका वो ऑप्शन बिल्ड कर दिया उन्होंने कि भाई ठीक है, अगर आप सिंगल करेंसी में लेते हैं तो आपको जो इफेक्टिवली जो आपके ऊपर ये पड़ती है वर्ल्ड बैंक IBRD वाली जो रेट पड़ती है उसी पे आप लोन ले लीजिए। तो एक तो ये चीज़ तो हो गई। और दूसरी जो प्रीपेमेंट था उनके लिए उन्होंने कहा भाई अब तो हमारा ये सब फैक्टर्ड इन है, अगर हम इसको तो हम नहीं वापस करेंगे। बट उसको फिर उसका जो अगला रिप्लेनिशमेंट था जिसमें श्रीलंका जाने वाला था ट्रांजिशन करके बाहर, हम लोगों ने श्रीलंका को उससे बचा लिया। ओके, कि उनको कोई प्रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं हुई। सो इनडायरेक्टली फायदा हुआ, लेकिन श्रीलंका को हुआ, इंडिया को नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे लोग जो भी नेगोशिएट करें कि आप कमर्शियल एस्पेक्ट्स को ज़रूर देखें। आज के दिन में जैसे अभी टैरिफ पे नेगोशिएशंस अमेरिका से चल रहे हैं, मेरा मानना ये है कि हम लोग इमोशनली ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं, कमर्शियली या इकोनॉमिकली कम नेगोशिएट कर रहे हैं। वही स्थिति वहाँ पे थी कि इमोशन के भी ये दिखना चाहिए कि आइडा से हमने पैसे ले लिए, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं था। तो वर्ल्ड बैंक में जैसा आपने कहा कि किस तरह से देश की कॉस्ट आपने बचाई नेगोशिएशन से, एक जो वर्ल्ड बैंक से जुड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो इंडस वाटर आर्बिट्रेशन ट्रीटी, जहां पर एस जयशंकर भी उस टाइम वो विदेश मंत्री नहीं थे, शायद विदेश सचिव थे। वो भी है क्योंकि आपने से बुक में जिक्र कराया कि MEA कुछ बातों को उस तरह से नहीं समझ सकता था जिस तरह से आपने ऑलरेडी समझा हुआ था इंडस वाटर को लेकर। वो क्या रहा, पाकिस्तान का क्या उसमें दखल था और किस तरह से फिर आपने इवेंचुअली वर्ल्ड बैंक को कन्विंस करा कि आर्बिट्रेशन ना हो? सी देखिए 2015-16 की बात है ये जी। 2016 में तक इंडस वाटर ट्रीटी को 56 साल हो चुके थे। 1960 में आई थी। 1960 में आई थी। 1960 की और 2016 की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क हो गया। 1960 में राजस्थान में कोई पानी नहीं जाता था, कनाल वगैरह कुछ नहीं थी। ज़्यादातर पानी जो इंडस का इस्तेमाल होता था जो आज के दिन पाकिस्तान में उस एरिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता था जी। हरियाणा में भी जो आज के दिन काफ़ी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है उसमें भी इतना पानी नहीं था, राजस्थान में भी नहीं था। और वो जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो 3 नदियां तो वैसे जम्मू कश्मीर से सीधी पाकिस्तान में चली जाती थी। जम्मू कश्मीर का अपना स्टेटस के बारे में थोड़ा सा डाउट था। तो मेरे ख्याल से जो 1960 में समझौता किया गया वो भारत के पूरी तरह से हित में था, राइट। लेकिन 2016 तक स्थिति बदल गई, हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, पानी कम होने लगा। और ये भी होने लगा कि भाई आप उससे कम से कम पावर बना सकते हैं बिना पानी को रोके हुए, क्योंकि आप रन ऑफ द मिल थोड़ा स्टोर करिए एक दिन के 2 दिन के हिसाब से, और उस पानी पे पावर बना के आगे जाने दीजिए तो आप डैम्स बना सकते हैं, आप पावर प्लांट्स बना सकते हैं। तो वो स्थितियाँ
बदलने लगी थी। तो 2000 तो हम लोग काफ़ी पावर प्लांट बनाने लगे जी 2000 के बाद में। उसमें दो बड़े प्रोजेक्ट भी थे, किशनगंगा था और एक रातले तो अभी भी शायद पूरा नहीं हुआ, किशनगंगा तो पूरा हो गया, उस समय पूरा होने वाला था जी राइट। तो पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लगता था कि भाई ये हमारे वाले पानी से पावर बना रहे हैं राइट। हालांकि हिंदुस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि हम पानी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे, पानी वेस्ट नहीं कर रहे, हम शर्त कहीं से ट्रीटी को खराब नहीं कर। हाँ, और उसमें ट्रीटी में है प्रावधान कि रन ऑफ द मिल जो पावर प्लांट हैं आप लगा सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने अपने कुछ निकाले कि देखिए आप डेड स्टोरेज बढ़ा दे रहे हो, और डेड स्टोरेज इन ए वे उनकी नज़र में कि लॉस है पानी का जी राइट। या आप स्टोरेज ज़्यादा कर रहे हो, या आप एक उसमें और उन्होंने झगड़ा निकाला जो उस समय एहसास नहीं किया था कि किशनगंगा के लिए एक पर्टिकुलर नाले से पानी आप डाइवर्ट करके दूसरे नाले में ट्रांसफ़र कर रहे थे, ओके दूसरी रिवर में ट्रांसफ़र कर रहे थे। कि इसमें यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि भाई आप एक तरह से रिवर बेसिन से एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पानी, अदरवाइज वो सीधा चला जा रहा था पाकिस्तान के पास। यहाँ पे ये है कि वो दूसरे जगह से जा रहा है लेकिन आप पावर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो। तो कुल मिला के ये स्थिति हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि तो डिस्प्यूट है, इसको हम आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। अभी इंडस वाटर ट्रीटी में प्रावधान है 3 तरह का कि भाई आप मिल बैठ के डिफरेंस हो तो रिजॉल्व कर लीजिए, आप टेक्निकल इश्यूज हैं तो कोई एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बना के उसके ज़रिए फैसला करवा लीजिए, या डिस्प्यूट है तो फिर आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लीजिए। तो पाकिस्तान तो कहने लगा कि भाई हमें तो आर्बिट्रेटर चाहिए। इंडिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई आर्बिट्रेशन में जाए राइट, फॉर वट एवर रीजन, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंडिया तैयार नहीं था। तो इंडिया ने कहा नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट करें क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं ये तो सारे। तो इंडिया कहने लगा न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाइए, और पाकिस्तान कहने लगा कि आप डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में भेज दीजिए। अब ये स्थिति बन गई। तो हमारे यहाँ पे जो है वो व्यवस्था ये है कि MEA जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन इरिगेशन करता है, लेकिन उसको ट्रीटी को एडमिनिस्टर करने का काम MEA के पास है। DA जिसके जरिए हमें पोस्ट करते हैं वहाँ वर्ल्ड बैंक में एज ED, वो वर्ल्ड बैंक का काउंटर पार्ट है। वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेटिवली DA का हिस्सा है, उनका MEA का हिस्सा नहीं है। ट्रीटी हमारी DA की एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में नहीं आती है, उनके यहाँ आती है जी। तो ऐसी स्थिति बन गई कि इंडिया के हिसाब से भी वर्ल्ड बैंक को उस ट्रीटी में डिस्प्यूट की स्थिति में और इवन न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए सर्टेन अधिकार मिले हुए हैं जी, कि भाई कौन अपॉइंट करेगा। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट भी वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा। ऐसे ट्राइब्यूनल का फाइनली जो चेयरपर्सन जो उसको हेड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल, वो भी वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा। तो अब इसको डील करने के लिए पहले तो ये व्यू यहाँ लिया गया दिल्ली में कि भाई MEA ही डील करेगा वर्ल्ड बैंक से, आप मत, आपका कोई इसमें रोल, आप इसमें साइड में रहिए, फैसिलिटेट करिए, मीटिंग्स करा दीजिए, चिट्ठियां, कोई अथॉरिटी कुछ डिसीजन की, लेकिन आप इसमें कि भी क्या व्यू लेना है, कैसे एग्री करना है, डिसएग्री करना है, नेगोशिएट करना है, उसमें आप दूर नहीं है। सो आई सेड फेयर इनफ, लेट देम डू इट। ठीक है। सो वो ट्रीटी के बारे में तो जानते थे MEA, लेकिन वर्ल्ड बैंक को वो नहीं जानते थे। तो वर्ल्ड बैंक में पूरा जो माहौल बना हुआ था वो उनके व्यू 2 बने। उनका एक तो बड़ा व्यू ये बना कि भाई हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि डिस्प्यूट है या टेक्निकल मैटर है, राइट। हमें हमारा रोल, दैट इज़ व्हाट दे आर्ग्यूड, वर्ल्ड बैंक के लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि हमारा काम तो ये कि अगर डिस्प्यूट रेज करना कोई पार्टी चाहती है तो हम उसके लिए अंपायर जो ये प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर दें, और न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए कोई कहता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दें। तो वो इस बात के लिए, हालांकि इट मेड नो सेंस कि भारत कह रहा न्यूट्रल एक्सपर्ट बना दीजिए तो न्यूट्रल एक्सपर्ट लगा दीजिए, और पाकिस्तान कह रहा है डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना दीजिए तो ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बना दीजिए। तो वो
अंदर अंदर वहाँ ये सारा चल रहा है। तो MEA ने काफ़ी समय के बाद रियलाइज़ किया कि भाई हम तो लूज़ कर रहे हैं लिटरली, और वर्ल्ड बैंक जो है वो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जो भारत नहीं चाहता था, जो भारत नहीं चाहता। तो उस स्टेज पे इन्होंने मुझे, जयशंकर जी ने, वॉशिंगटन आए हुए थे किसी मीटिंग किसी और सिलसिले में, देन ही सेड भाई सुभाष तुम कुछ करो जी। तो आई सेड ऑल राइट, लेट मी ट्राई। एंड देन वो मैंने इसमें पूरा यहाँ सीक्वेंस डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के साथ मैंने मीटिंग की। उसमें उस मीटिंग से भी पहले एक और प्रयास किया गया MEA के जरिए, यहाँ से बागले जी यहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी देखा करते थे उनको भेजा कि भाई आप उनको भी साथ ले जाइए। तो आई सेड नहीं भाई तुम नहीं जाओगे, अब आपने कहा है कि मैं डील करूँ तो लेट मी डील विद इट। फॉर्चुनेटली आई कुड परसुएड फोर्स विच एवर वे यू डू इट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट को कि भाई उस दिन उसने अपॉइंटमेंट करने से मना कर दिया और वो रोक दिया। उसने एक कोई न्यू, नॉट द टेक्निकल साइड जो लीगल साइड में था, बट एक कोई एक्सपर्ट को कहा कि भाई तुम एक बार देख के मुझे बता दो। वो हमें केवल उतना ही चाहिए था, कोई भी ग्राउंड से आज पोस्टपोन कर दीजिए, आज का दिन टल जाए, राइट। और एक बार जो दूसरे रास्ते पे ट्रैक पे कोई चीज चल जाएगी फिर उसको देख लेंगे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि देखिए 2016 से 2022 तक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाया, और 2022 में फिर वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो वर्ल्ड बैंक में सुभाष जी जैसे हम देख रहे हैं, एक जो और किस्सा आया था वो ये था जिम किम के साथ। एक तो कुछ उनको शायद मिसकंसेप्शन थी भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में, और उसके साथ साथ आपको भी लेकर कुछ एक बार कंप्लेंट हुआ अरुण जेटली जी के साथ। वो क्या हुआ, और अरुण जेटली जी का खास तौर पर उस पर क्या रिएक्शन रहा? जिम किम जो है वो काफी इंटरेस्टेड थे कि भाई उनको दूसरा टर्म और मिल जाए जी। उनका ड्यू नहीं हुआ था 2016 में, 2017 में टर्म ड्यू था जी। लेकिन उनको ये लग रहा था कि US में इलेक्शन में अगर ये ओबामा डेमोक्रेट्स जो हैं वो हार जाते हैं, हिलरी क्लिंटन, ही वाज वेरी क्लोज टू हिलरी क्लिंटन जी, ये नहीं आती हैं और ट्रम्प दूसरे साइड से आ जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ही वाज वरिड। तो ही डिसाइडेड कि भाई एक साल पहले ही करा लो इलेक्शन, ताकि अपना तो काम पूरा हो जाए, तो आपका तो री-इलेक्शन हो जाए इन्हीं के पीरियड में, ठीक है। तो वो इसके लिए इंटरेस्टेड थे कि भाई मोदी जी जो हैं वो उनको एंडोर्स कर दें और उनकी एक तरह से प्रपोज कर दें उनका नाम के लिए। भारत का पॉलिसी बिल्कुल सिंपल था कि भाई हमें प्रपोजल करने का कोई अधिकार नहीं, हम आपको वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नियम है वो ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने इलेक्शन से पहले और इस इलेक्शन से पहले ये डिस्क्लोज नहीं करेगी कि किसको दे रहे हैं, राइट। तो उस पॉलिसी के तहत गलत जगह जाके आप कर दें तो वो भी उचित नहीं था। जिम किम को लगा कि भाई वो मोदी जी को इम्प्रेस कर देंगे, तो वो एक बार यहाँ पे आए भी, मैं भी साथ था, कि चाइल्ड के उनका ये मानना था कि भाई चाइल्ड स्टंटिंग जो जब वो गुजरात आए थे, जब नहीं वो गुजरात तो पहले की बात, बाद में जब इलेक्शन से जस्ट पहले मिलने के लिए यहाँ पे आए, तो वो चाइल्ड स्टंटिंग के लिए एक प्रोग्राम बना के भाई अगर आप मान जाते हैं तो इसमें हम आपके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग ले आएंगे। मोदी जी को ये वर्ड ही बड़ा खराब लगता था कि कोई कहे कि हिंदुस्तान में स्टंटिंग है, राइट। वो यूज्ड टू से कि भाई हमारे इतने सारे CEOs अमेरिका में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ का दिमाग कोई कम नहीं है, तो हम स्टंटिंग की बात कर रहे हैं, राइट। तो ही वाज पोजीशनिंग हिमसेल्फ रॉन्गली। मैं वहाँ जो मीटिंग्स होती हैं, कई मीटिंग्स वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट चेयर करते हैं जी। तो मेरी आदत ये बड़ा ब्लंटली और फ्रैंकली अपनी बात कहने की, जबकि इन इंस्टीट्यूशंस में बहुत कुछ डिप्लोमेटीज चलती है, बहुत लोग प्रेसिडेंट को की प्रेज करते हैं, कई मामलों में हिंदुस्तानी EDs भी किया करते थे। जब जिस तरह से मैं बोलता था तो उनको ऐसे लगना लगा कि शायद मोदी जी उनसे नाराज हैं और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राइट। तो इन सब चीज़ों का जो कंबाइंड असर हुआ, उसमें वो एक दिन जब ये लीमा में वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स हो रही थी, तो उन्होंने अरुण जेटली जी को कहा कि कोई नाराज़गी की है क्या मुझसे? तो उन्होंने कहा क्यों, कैसे कह रहे हैं? बोले नहीं, सुभाष जो हैं आपके ED
वो बड़े एग्रेसिवली और क्रिटिकल तरीके से बात करते हैं बोर्ड मीटिंग वगैरह में। तो इसे मैं कह दूंगा उसे कि नहीं ऐसी बात, इस तरह से बात करेंगे। तो जब मुझे मिले बाद में तो अरुण जेटली मुस्कुरा के कहने लगे कि भाई थोड़ा उनको ठीक से डील कर लिया करो। ही डिडंट मीन दिस, ही वाज एंजॉयिंग कि उसको डिस्कम्फिचर है तो रहने दीजिए। सो दैट इज हाउ ये कई सारे इश्यूज जो हैं वो मेंटली अदरवाइज मिक्सअप हो जाते हैं और लोग इनसिक्योर सी फील करने लगते हैं। आई थिंक वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी जो उनके दिमाग में आ रही थी, जिससे उनको ऐसा निष्कर्ष निकला कि शायद मोदी जी नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि उनका री इलेक्शन हो या वो वापस चुनाव। उनके ईडी जो है वो बहुत एग्रेसिव के साथ हो रहे हैं। तो सुभाष जी, एक बात आती है, जैसे जयशंकर जी ने आपसे उस वक्त कहा कि आप इस मामले को सुलझाइए, मोदी जी ने आपको कहा था कि आप उनके लिए अरुण जेटली और पीयूष गोयल हैं, आपका राजस्थान का खास सब जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ये सब देखते हैं जब आप सेंटर में थे एक वित्त सचिव के तौर पर, इवेंचुअली इट रिजल्टेड इन यू रिजाइन बिफोर 1 year वॉज ड्यू आपकी सर्विस में। Correct. और निर्मला जी के साथ जैसा आपने कहा कि कुछ मामलों में शायद आपके उनके मतभेद रहे और संबंध आपको लगा कि शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा और आपने ये रिटायरमेंट का डिसीजन लिया। तो ऐसा क्या चला कि ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम ध्यान में रखें तो निर्मला सीतारमण जी के साथ ऐसे क्या मतभेद रहे या क्या चैलेंजेस रहे कि इवेंचुअली चीजें उस तरह से नहीं हुई? मैंने कोशिश की है इस किताब में जो मैं देखता था इसको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली लिख देने की। जी। मुख्य रूप से मुझे लगता है 2 कारण थे। जी। एक कारण तो ये था कि जो उस समय ये एक सरप्लस को लेके झगड़ा चल रहा था रिजर्व बैंक में और भारत सरकार के पीछे, और जो स्थितियां बदली थी, शक्तिकांत दास वहाँ गवर्नर बन के चले गए थे। सो वो मेरा डिसेंट नोट उस रिपोर्ट में नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने उनको ब्रीफ करके किसी तरह से समझाया कि भाई इनको डिसेंट नोट देने से रोकिए, और मैंने उनसे कहा कि डिसेंट नोट देना मेरा अधिकार है जी। अगर आप चाहते हैं कि डिसेंट नोट नहीं दिया जाए तो आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। ओके। मैं बिना उसके ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि डिसेंट एक्चुअली डिसीजन नहीं है, डिसीजन तो दूसरा ही है। बिल्कुल। डिसेंट केवल एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट लाता है जो बताता है कि मेजॉरिटी डिसीजन उसकी नज़र में क्यों गलत है। राइट। बट वो भी अगर आप अधिकार ना दें ऑफिसर को कि भाई वो डिसेंट अपनी लिखें और उसके लिए आप ऑर्डर भी ना दें, तो ये मुझे काफ़ी लगा कि ये चीज़ और भी आगे दूसरे मसलों में भी हो सकता है। राइट। तो इसलिए दिस वाज वन बिग रीज़न। दूसरा मुझे लगा कि वो उनको फॉर व्हाटएवर रीजंस उनको काफ़ी लोगों ने कुछ फीडबैक दिया कि यही फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाता है, थिंग्स लाइक दैट और व्हाटएवर। सो वो काफ़ी इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। तो आपको लगे कि आप का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपके प्रति अनकंफर्टेबल है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय चलने वाली नहीं थी। वो भी फिर भी चला लेता मैं। लेकिन फिर एक क्लास में एक और मसला हुआ जिसमें एक नोट शीट को उन्होंने पूरी तरह से बदलवाया। मेरी नोट शीट नहीं थी, वो राजीव कुमार जो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वो डीएफएस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे जी। वो उनकी नोट शीट थी, लेकिन उसमें मेरे भी कमेंट्स कई जगह उसमें लिखे हुए थे। शी वांटेड रिमूवल ऑफ ऑल दोज नोट्स, और वो राजीव कुमार ने वापस जो नोट शीट को दोबारा बनवा के वो सब हटवाए। मैंने साइन कर दिया क्योंकि बजट 2-3 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि ये अब समय आ गया कि अब सरकार से चलना चाहिए, और इसलिए फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। डिसीजन पूर्ण रूप से आपका था, ऊपर कोई प्रेशर किसी तरह का? नो, वो डिसीजन गलत था मेरी नज़र में, जिसकी नोट शीट बदली गई। लेकिन मुझे किसी ने ये कि भाई आप छोड़िए, मुझे तो इनफैक्ट आई हैव रिकॉर्डेड दिस वेरी वेल कि सरकार तो बहुत मुझे बिल्कुल हक में थी जी। मैंने वो सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। मुझे कहा गया आप पावर में चले जाओ, पावर इज़ अ वेरी गुड मिनिस्ट्री, और अगर पावर में नहीं जाना चाहते किसी और जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें तो सरकार मुझे हटाना नहीं चाहती थी। सरकार को मुझे नहीं लगता था कि कोई
कोई मेरे से शिकायत है जो आपने और कोट्स किए, वही स्थिति बाय एंड लार्ज थी। लेकिन चूंकि हम दोनों साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए एक किसी को दूसरी जगह जाना चाहिए। मुझे लगा कि सरकार में ऐसे जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज वगैरह की पोजीशंस हैं, उसमें एक बड़ा अंतर होता है कि आप पूरी सरकार को देखते हैं और पूरी इकोनॉमी को देखते हैं। और जब ऐसा आपको वाइडर एरिया में काम करने का मौका मिले, उसके बाद किसी एक सेक्टर में जाके काम करें, तो मुझे लगा कि ऐसा एक सेक्टर में काम करना इस स्टेज पे मेरे लिए उचित नहीं है जी। मैं तो अब बड़ी खुशी से, बिना किसी रैंकर, बिना किसी एडवर्स लिए हुए या इस तरह से, आई सेड दिस इज दी वे कि भाई अब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता हूँ अपनी। और आप देख ही रहे हैं, मुझे पिछले 6-7 साल में, 6 साल तो अभी होने वाले हैं जी, आई हैव लिव्ड अ लाइफ व्हिच इज वेरी गुड। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है, मैं कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल है, वो मैं पूछना चाहूँगा। जो आखिरी सवाल है वो, अगर आपको दोबारा मौका मिले सरकार के साथ काम करने का, तो क्या आप दोबारा जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने इस किताब में लिखा है कि अब मेरी मान्यता ये है कि अब मैं जीवन के वानप्रस्थ आश्रम वाले फेज में आ गया हूँ। एग्जीक्यूटिव रोल मेरे लिए ख़त्म हो गया है। तो मैंने ये निर्णय किया हुआ है कि ना तो सरकार में, ना किसी कॉरपोरेट में, ना किसी थिंक टैंक में मैं फुल टाइम या इवन पार्ट टाइम काम करूँगा। राइट। मैं अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो सरकार में वापस जाने का तो मेरे नज़र से कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो जो मुझे आज के दिन अच्छा लग रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत समय मिलता है पढ़ने के लिए जी, समझने के लिए, देश को, दुनिया को देखने के लिए, और उसके आधार पे जो मेरे विचार बनते हैं उनको किताबों के माध्यम से, ओपिनियन पीसेस के माध्यम से, स्पीकिंग के माध्यम से उसको सामने रखने का। तो बड़ा आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस। तो मैं इस हैप्पी स्पेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, कतई तैयार नहीं। बिल्कुल। तो सुभाष जी, आपने एक और बुक जो इससे पहले लिखी, 10 ट्रिलियन ड्रीम डेंटेड, आपकी जो इससे पहले किताब आई थी वो 10 ट्रिलियन ड्रीम पर थी, और यहाँ पर आपने जो किताब लिखी, कैसे वो ड्रीम अब पूरा नहीं हो रहा, उससे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी इंडियन इकोनॉमी को लेकर। उसमें से कुछ बातों का मैं जिक्र करूंगा और उससे संबंधित मेरे सवाल हैं। पहला तो ये कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी की आपने बात करी। आपने कहा इन सालों में, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट 2.0 में, ग्रॉस वैल्यू एडेड उतना नहीं बढ़ा जितना कि जीडीपी जिस तरह से बढ़ा। तो क्या जो हम ग्रोथ देख रहे हैं जीडीपी में, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छे से चल रही है, अच्छा ग्रोथ रेट है, तो क्या ये जो ग्रोथ है ये ग्रॉस वैल्यू एडेड साथ में ना बढ़ने का क्या रीज़न है? क्या जीडीपी ग्रोथ सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा है? तो क्या ऐसी वजह है कि जीवीए जो है वो साथ के साथ नहीं बढ़ रहा? मैं इसको थोड़ा सा वाइडर फ्रेम में आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मैं उस समय सरकार में था जी, जब 2019-20 के इंटरिम बजट में पीयूष गोयल जी ने जो इंटरिम बजट पेश किया, उसमें ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 2035 में लिखा था मिडिल 30s के बीच में हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं। राइट। उस समय हम कोई 2.25 ट्रिलियन के आसपास हुआ करते थे, 270 ट्रिलियन हुआ करते थे, और उसको हम तकरीबन 15 साल में 10 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। उसके लिए एक 10 डायमेंशनल विज़न भी पेश की गई, और हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी बनाए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक प्रेजेंटेशन किया था कि ये क्या करना पड़ेगा, बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स करने होंगे, बहुत सारी चीज़ों के बड़े स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेने होंगे अगर हम उम्मीद करते हैं कि हम 10 ट्रिलियन तक पहुँचेंगे। वो अनाउंसमेंट हुआ। मेरा उसमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि वो शब्द जो हैं वो मेरे क्राफ्टेड हैं। राइट। तो जब फिर सरकार को छोड़ा, तो मेरा तो ये एक तरह से पर्सनल मिशन सा बना है कि इसको ट्रैक करना है, इसको देखना है किधर की तरफ आप जा रहे हैं। तो 2000 ये जो पहली वाली किताब लिखी थी वो उसी दृष्टिकोण से लिखी जी। फिर बीच में सरकार ने एक उसको इंटरमीडिएट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल भी 24-25 तक के लिए तय किया कि 10 तो 2035 में हो जाएगा, लेकिन 5 ट्रिलियन हम 2024-25 तक करें, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। तो वो गोल अनाउंस किया। तो
वो जो 2022 में जो पहला बार किताब लिखी तो वो विजन सेट आउट करती है कैसे आप $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। तो फिर हमने ये भी तय किया साथ में कि भाई हम इसका हर 5 साल में असेसमेंट करेंगे कि हर 5 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं। तो 2024 में जब इनका 5 साल सेकेंड टर्म पूरा हुआ उससे हमने पहला असेसमेंट कनेक्ट किया। 2019 में अनाउंसमेंट है, 2024 में आप पहली बार असेसमेंट कर रहे हैं। तो उस समय जो देखा कि ये इस दौरान 2019 से 2024 के बीच में एक्चुअली हम ज़्यादा नहीं बढ़ पाए जी। हमारी डोमेस्टिक जीडीपी 4.75% के आसपास ही बढ़ी। जीवीए तो और भी कम बढ़ा। लार्जली मोदी 2.0 में जो 2019 से 2024 में जी। और अक्रॉस द बोर्ड चाहे आप की इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे हो, चाहे लेबर के फ्रंट पे हो, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, अक्रॉस द बोर्ड देयर आर मेनी साइंस। इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि कमजोरी है जी, राइट, कमजोरी दिख रही है कहाँ कहाँ, राइट। तो इसलिए फिर ये मैंने जब किताब लिखी तो उसका टाइटल में ये जोड़ा कि डेंटेड का मतलब ये नहीं खत्म हो गया है। डेंटेड का मतलब ये है कि वो ड्रीम जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया, उसको हम संभाल सकते हैं, राइट। अब 2029 में फिर असेसमेंट करेंगे बिल्कुल कि देखिए कहाँ पे आप कहाँ पीछे हो रहे हैं और कहाँ या हमने वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। आपने कहा कि अभी ठीक कर रही है, अभी बहुत ठीक नहीं हो रहा, राइट। अगर 6% की ग्रोथ को अगर आप लेके चलें तो आप 6% की ग्रोथ से हिंदुस्तान बहुत आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल। और फिर ये है डॉलर के बारे में, राइट। डॉलर में अगर आप 3-4% डेप्रिशिएट हो जाते हैं तो डॉलर में तो आपकी ग्रोथ और भी कम हो जाएगी, राइट। 2.7 ट्रिलियन से 5 साल में हम 3.80 भी नहीं पहुंचे बिल्कुल, राइट। तो जब आपकी बुक्स में जैसे आपने बहुत सा डेटा दिया और बोला मोदी 1.0 में कई ऐसे पैरामीटर्स काफी बेहतर थे, लेकिन मोदी 2.0 में वो पैरामीटर्स उतने स्ट्रांग नहीं रहे। वो कई में जैसे मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 17% रह रहे हैं इन सारे 10 सालों में, तो बड़ा नहीं। तो आप क्या वजह समझते हैं मोदी 2.0 में ऐसा क्या रहा कि वो पैरामीटर जो स्ट्रांग थे वो उतने नहीं रहे, और उस कॉन्टेक्स्ट में मोदी 3.0 जो अभी सरकार है उसके कार्यकाल के उसमें परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए मोदी 1.0 में काफ़ी रिफॉर्म हुए। जीएसटी में रिफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी में रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, कई सारी चीज़ें उस समय हुई। कुछ पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट में काफ़ी। सो रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलते हैं दैट इज़ वेयर द रिफॉर्म सिस्टम कम्स इन। बट मोदी 2.0 में आपको नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढने भी लगो कोई भी एनी स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, राइट। एग्रीकल्चर ले लीजिए, कोई रिफॉर्म्स नहीं, बल्कि और सब्सिडीज बढ़ रही हैं और डिस्टोर्शंस बढ़े हैं, राइट। आप डिसइन्वेस्टमेंट ले लीजिए, प्राइवेटाइजेशन अनाउंसमेंट हुआ बैंकों का करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, सारा प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गया। इवन ये जीएसटी, बैंकिंग, इंसॉल्वेंसी, इनमें कई सारे रोड थोड़ा वीक कर दिया आईबीसी को भी जी। मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर आपने मेंशन किया, मैन्युफैक्चरिंग में मेड इन इंडिया, ये आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह, ये सब भी दे प्रूविंग टू बी क्वाइट अ वीक वन, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया मोदी 2.0 व्यू में, बट वो गया रेलवेज में और रोड्स में। रेलवेज में इतना सारा इन्वेस्टमेंट, 7-8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आप देखते हैं कि रेलवेज में पैसेंजर की संख्या ही नहीं बढ़ रही 2019 से, राइट। आप कई ऐसे लॉस मेकिंग एरियाज में पैसा गंवा रहे हैं। बीएसएनएल, एमटीएनएल को आपने 3 लाख करोड़ रुपए दिए और उसमें उनकी तो फिर भी उनकी सब्सक्राइबर की गिरावट वगैरह आ रही है। तो यू वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वेस्टफुल भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को कमज़ोर हो रहा है, रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इनके। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ मोदी 2.0 जी। इस समय जो मुझे दिख रहा है मोदी 3.0 में, अब तो रिफॉर्म की जगह डिफॉर्म शुरू हो रहा है, राइट। जो नया इकोनॉमी देखिए आने वाले समय में इट्स द न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, बिल्कुल, जो मैटर करती है। आपकी कंप्यूटर्स, आपके सेमीकंडक्टर्स, आपके चिप्स, आपके सोलर, आपके वेफर्स, आपके
क्रिप्टोज, आपके गेमिंग, ये जो है न्यू सेक्टर, ये आपके आने वाली समय की स्ट्रेंथ है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है। बट हमने क्रिप्टोज किल कर दिया देश में लिटरली। अब ये ऑनलाइन गेमिंग को भी हम बंद करने जा रहे हैं, राइट। कोई पब्लिक सेक्टर का रिफॉर्म्स कहीं नहीं हुआ, सब बंद पड़ा है। सो अभी तो मुझे लग रहा है कि हम देश में, देखिए हम एक युवा देश हैं हमारी, और गरीब भी देश हैं, तो हम में एक सर्टन डायनामिज्म तो है जिसमें 5-6% की ग्रोथ तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल ग्रोथ है। उसमें आप कोई कोविड के टाइम का आप लॉकडाउन नहीं लगा दो तो 5% ग्रोथ करने में, 5 से 6% ग्रोथ करने में देश को कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको आप यू जस्ट लीव इट टू देम, तो 5-6% तो ग्रोथ हो जाती है। तो 5-6% देश में ग्रोथ होगी तो उसको कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या कोई अचीवमेंट नहीं मान लेना चाहिए। जब तक आप 7-8-9% तक ना पहुंचे तब तक आपका कोई अचीवमेंट नहीं जी। तो मुझे लग रहा है 3.0 की शुरुआत तो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। अनलेस कोई चेंज हो तो बेहतर है, नहीं तो स्थिति कमजोर रूप से आगे कंटिन्यू होती नजर आती है। तो चलिए एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ पॉडकास्ट खत्म करते हैं कि शायद चीजें ये बदलें और हम 5-6% नहीं 8-9-10% ग्रोथ की बात करें, और जो 10 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन ये जो सपने हैं वो हमारे पूरे हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान डिजर्व्स इट। बिल्कुल। हम 150वें नंबर पे हैं पर कैपिटा में। बिल्कुल। हमें आगे बढ़ना है, 100 से ऊपर डेफिनेटली हमें आना चाहिए। हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी $2600-2700। हमें चाइना 10,000 से ऊपर हो गया, राइट। हमें कम से कम $10,000 पर कैपिटा की इनकम की तरफ बढ़ना चाहिए, अपर मिडिल इनकम कंट्री के रूप में जाना चाहिए। बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। वो केवल विश करने से नहीं होगा या पीछे जाने से नहीं होगा, राइट। उसके लिए आपको आगे देखना होगा और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे। ये देश में बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल। हमारे सर्विसेज की इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी है, हमारी लोगों में इतना टैलेंट है, दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ सक्सीड करते हैं। बिल्कुल, राइट। यहाँ पे भी सक्सीड करें, ऐसा अगर माहौल और ऐसी इकोसिस्टम बना सकें तो डेफिनेटली हम 8-9% की तरफ जा सकें। तो चलिए इस उम्मीद के साथ हम ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं कि वास्तव में ऐसा हो, जो रिफॉर्म जरूरी है वो किए जाएं, सख्त कदम भी उठाए जाएं और भारत वास्तव में 8-9% ग्रोथ के साथ आगे कई दशक देखे। सुभाष जी, किताबी बातों के लिए टाइम दिया, आपने बहुत सी इंसाइट शेयर करी, हमने जाना कि क्या क्या सही है भारत में, क्या गलत है, किस तरह से मिनिस्ट्रीज फंक्शन करती हैं, किस तरह का एक करियर रहता है IAS ऑफिसर का। आपने किताबें का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये दोनों किताबों में, वो जो वी ऑल्सो मेक पॉलिसी और ये जो नो मिनिस्टर, इन दोनों में आप बड़ी गहराई से देख सकते हैं कि सरकार में क्या होता है, राइट, देश के क्या पब्लिक इंटरेस्ट चैलेंजेस हैं और उनको कैसे डील किया जा सकता है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अभिषेक। आनंद आ गया, शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे सुभाष चंद्र गर्ग जी, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, जिन्होंने हमारे साथ इनसाइट शेयर करी अपने करियर के बारे में, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए देश के हित में, किस तरह से एक IAS ऑफिसर देश को चलाता है, किस तरह से विभिन्न मंत्रालय देश को चलाते हैं। इसके साथ साथ सुभाष जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही इंसाइटफुल बुक्स लिखी हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यदि आप जानना चाहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो सुभाष चंद्र जी की बुक्स को जरूर पढ़िए। किताबी बातें पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच पॉडकास्ट। थैंक यू।